हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? वेलकम, सुप्रभात। आपका पाठ नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन चल रहा है, जिसकी पिछली क्लास में मैंने आपके लिए पीएच का दैनिक जीवन में क्या महत्व है, तो पीएच का दैनिक जीवन में हम महत्व बता रहे थे। तो 2 महत्व आपको समझा दिए थे और लिखा दिए थे। नंबर 1 महत्व जो था, इसमें नंबर 1 बताया था आपको पेट में अम्लता, और दूसरा दंत क्षय। उसी प्रश्न में तीसरा जो पॉइंट है, 5 पॉइंट मैंने बताए थे उस समय आपको, जब समझा रहा कितने पॉइंट बताए थे? 5। तो तीसरा पॉइंट है, पहले हेड डाल लेते हैं, कीटों का डंक। जो कीट होते हैं यानी कीटों का डंक। अब समझना, डंक यानी पीएच वाले जो प्रश्न था उसमें 5 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट मैंने कल लिखा दिए थे आपके लिए। अगला है कीटों का डंक। तो देखिए, मधुमक्खी होती है, चींटी होती है, मधुमक्खी है, चींटी है, आदि के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। मेथेनोइक अम्ल, इसको फॉर्मिक अम्ल भी कह देते हैं। कौन सा अम्ल कह देते हैं? फॉर्मिक अम्ल। यानी क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल, जिसको हम फॉर्मिक अम्ल के नाम से जानते हैं, जिसका मैंने सूत्र बताया था HCOOH। HCOOH। तो जो फॉर्मिक अम्ल होता है, यानी मधुमक्खी होती है, चींटी होती है, आदि के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। और डंक जो होता है, डंक में अम्ल के कारण, डंक में क्या होता है? अम्ल होता है। अम्ल के कारण हमारी त्वचा में जलन एवं क्या होता है? दर्द होता है। आई बात समझ में? क्या होता है? जलन एवं क्या होता है? दर्द होता है। समझना कि भाई जो मधुमक्खी है या चींटी है, उनके क्या होता है? उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? उनमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसको हम फॉर्मिक अम्ल कह देते हैं। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है ये फॉर्मिक अम्ल, और सूत्र होता है HCOOH। क्या होता है? HCOOH। अब इन्होंने हमको कई स्थान पर काटा, अम्ल की मात्रा है, अम्ल की मात्रा है, तो उस स्थान पर क्या होगा? जलन एवं दर्द का क्या होगा? अनुभव होगा। और मैंने अभी बताया था पहले पिछली वीडियो में कि प्रकृति उदासीनीकरण का विकल्प देती है। अब उस स्थान पर काटा तो मैं क्या हो गई? अम्ल की मात्रा हो गई, और अम्ल की मात्रा जब अधिक हो गई उस स्थान पर तो क्या होगा? जलन एवं क्या होगा? दर्द होगा। और मैं कह रहा हूं प्रकृति ने उदासीनीकरण का विकल्प दिया है। विकल्प मतलब अम्ल है उसमें, अब उसके स्थान पर क्या लगा दें? कोई क्षार लगा लें। तो क्षार अगर हम लगा लेंगे तो क्या होगा? उस दर्द एवं जलन में क्या हो जाएगा? यानी राहत मिलेगी, यानी उस दर्द और जलन कैसा हो जाएगा? दूर हो जाएगा। और डंक के अम्ल को उदासीन करने के लिए क्षारीय प्रकृति के लवण सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग करना चाहिए। किसका उपयोग करते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं। कैसी प्रकृति का है? वो क्षारीय है। और काटा है उस स्थान पर क्या है? अम्ल की मात्रा है, तभी तो जलन एवं क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। और उसके स्थान पर किसी दुर्बल क्षारक का उपयोग करेंगे, और आप जानते हैं अम्ल और क्षार क्रिया कर क्या बना देंगे? लवण एवं जल का निर्माण करेंगे। लवण एवं क्या करेंगे? जल का निर्माण करेंगे। अब लवण एवं जब जल का निर्माण होगा तो वो कौन सी अपक्रिया होगी? उदासीनीकरण अपक्रिया। तो प्रकृति ने उदासीनीकरण का विकल्प दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। आई बात समझ? तो पीएच का महत्व हुआ कि नहीं हुआ? पीएच के महत्व से ही तो हमने पता चला भाई मधुमक्खी है, चींटी, इनके डंक में क्या होता है? अम्ल होता है। उसके अब इसको राहत पाने के लिए क्या कर दें? डंक से राहत पाने के लिए किसी दुर्बल क्षारक का उपयोग कर दें। दुर्बल क्षारक का उपयोग कर देंगे तो आप जानते हैं अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण एवं जल बनाते हैं। तो पीएच का दैनिक जीवन महत्व हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। लिख लीजिए, इसको नोट कर लो। नंबर 3 डालकर उसी प्रश्न में तो लिखिए, मधुमक्खी, 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 चींटी, चींटी जो होती है, मधुमक्खी, चींटी आदि कीटों के डंक में, आदि कीटों के डंक में, आदि कीटों के डंक में, मधुमक्खी है, चींटी है, आदि कीटों के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। आई समझ में? मेथेनोइक, फॉर्मिक अम्ल भी बोल देते हैं इसको। मेथेनोइक, मेथेनोइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। आई बात समझ में? मेथेनोइक अम्ल होता है। मधुमक्खी है, चींटी है, आदि के डंकों में, आदि कीटों के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है।
आई बात समझ में। और डंक के अम्ल के कारण, डंक में क्या है, अम्ल है, तो डंक के अम्ल के कारण, डंक के अम्ल के कारण, अम्ल के कारण, डंक के अम्ल के कारण क्या होता है कि कारण हमारी त्वचा में क्या होता है, जलन एवं दर्द होता है। क्या होता है, जलन एवं दर्द होता है। डंक के अम्ल के कारण हमारी त्वचा में, हमारी त्वचा में, हमारी त्वचा में जलन एवं दर्द होता है। जलन एवं क्या होता है, दर्द होता है। आई भाषा में क्या होता है, जलन एवं क्या होता है, दर्द होता है। क्योंकि अम्ल जो है मधुमक्खी या चींटी ने काटा है, उसका जो अम्ल है वो क्या आया है, हमारी त्वचा के इसमें आया है, संपर्क में आया है। और हमारी त्वचा के जैसे ही संपर्क में आता है तो हमारी त्वचा के अंदर वो अम्ल क्या हो जाता है, प्रवेश कर जाता है, जिससे उस स्थान पर जलन एवं क्या होता है, दर्द होता है। आई बात समझ में। और इससे बचने के लिए उसी समय अगर हम क्षारीय लवण लगा दें, क्षारीय लवण कौन सा हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो उस अम्ल का प्रभाव कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। आई बात समझ में। तो पैराग्राफ चेंज कर लिखना, डंक के प्रभाव को, डंक के प्रभाव को, क्यों प्रभाव हमें क्या करना है, समाप्त करना है। और मैंने कहा है प्रकृति ने क्या किया है, उदासीनीकरण का क्या दिया है, विकल्प दिया है। तो डंक के प्रभाव को, डंक के प्रभाव को क्या, डंक के अम्ल को, डंक के प्रभाव को उदासीन करने हेतु, डंक के प्रभाव को उदासीन करने हेतु, क्यों डंक में कौन सा है, अम्ल है, कौन है, अम्ल, तो डंक के प्रभाव को उदासीन करने हेतु, करने हेतु, डंक के प्रभाव को उदासीन करने हेतु क्या होता है, करने हेतु क्षारीय प्रकृति के, कौन सी प्रकृति के, क्षारीय प्रकृति के, क्षारीय, कौन से, क्षारीय प्रकृति के, तो ध्यान देना लिखना, क्षारकीय प्रकृति के, क्षारकीय प्रकृति के सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कौन से, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, डंक के प्रभाव को उदासीन करने हेतु क्षारकीय प्रकृति के सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सूत्र क्या होता है इसका, रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3 फॉर्मूला है इसका, रासायनिक सूत्र है इसका, ये इसका रासायनिक नाम है। और इसका सामान्य व्यापारिक नाम क्या है, खाने का सोडा, इसके अलावा इसको मीठा सोडा, पाक सोडा, बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो प्रकृति के सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग करना चाहिए, का प्रयोग करना चाहिए, का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि क्या करेगा, ये खाने का सोडा है, जो बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये डंक के प्रभाव को क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। और जैसे उदासीन हो जाएगा तो आप जानते हैं जो जलन एवं क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, उसमें तुरंत राहत मिल जाती है। आई बात समझ, जलन एवं दर्द में तुरंत क्या मिल जाती है, राहत मिल जाती है। तो जो लाइन मैंने आपको कल वीडियो में बताई थी पिछले में, वो सफल है कि नहीं है, कि प्रकृति ने उदासीनीकरण का विकल्प दिया है, हर चीज़ का विकल्प दिया है, दिया है कि नहीं दिया है, इसका भी विकल्प है कि भाई खाने का सोडा लगा लो, माना कहीं मधुमक्खी काट दी और उसको खाने का सोडा लगा लो इस तरह। या आपने देखा होगा कहीं मधुमक्खी काट जाती है तो आयरन जो होता है, लोहा होता है, लोहे को लगाने से तुरंत क्या मिल जाती है, राहत मिल जाती है। लोहा लगाते नहीं लगाते हैं, आयरन लगाते हैं। अब आयरन क्या है, धातु है कि नहीं है, धातु है कि नहीं है। अब वो धातु है, समझना क्या है, धातु है, धातु है। अब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड बनाएगा। और धातु ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। महत्वपूर्ण बात, हमारे अब तो देखो साइंस बहुत उन्नत है, और इतनी उन्नत है कि हमने आपको सीधा बता दिया खाने का सोडा लगा दो। लेकिन हमारे पूर्वज जो थे उस समय साइंस इतनी उन्नत नहीं थी, फिर भी देखो कितना उन्नत साइंस थी उनके ज़माने में। आज भी उस प्रयोग को आप करते हैं। कहीं मधुमक्खी है, आपको कहीं से काट दे, तुरंत आप क्या लगाते हैं, लोहा लगाते हैं। उस स्थान पर क्या करते हैं, लोहा घिसते हैं, घिसते नहीं घिसते हैं, लोहा लगाते हैं। और लोहा क्या है, धातु है, और वायुमंडल में क्या है, ऑक्सीजन है। और जैसे धातु ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो क्या बन जाता है, धातु ऑक्साइड। और मैंने लिखा है जब इसके अम्ल क्षार के रासायनिक गुणधर्म पढ़ा रहा था कि धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और क्षारीय
डंक में क्या है, अम्ल, और जो धातु ऑक्साइड कैसी प्रकृति हो गई, क्षारीय। अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण और जल। इसलिए लोहा लगाने पर भी तुरंत राहत मिल जाती है। क्यों मिल जाती है, क्योंकि आयरन जो होता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना देता है, धातु ऑक्साइड। और धातु ऑक्साइड कौन सी प्रकृति होते हैं, क्षारीय। तो हमारे पूर्वज भी बहुत उन्नत थे साइंस के क्षेत्र में, कह सकते हैं हम। उन्नत हुए कि नहीं हुए, आज तो साइंस उन्नत है, बहुत कुछ खोजा है साइंस ने, लेकिन उस समय इतना उन्नत नहीं थी। फिर भी उन्होंने हमारे सामने विकल्प रखा था कि यदि हम आयरन को, मधुमक्खी ने काटा उस स्थान पर आयरन को इस प्रकार लगा लें तो आपने देखा राहत मिलती है नहीं मिलती है। क्यों, वो जो आयरन होता है ना, लोहा जो होता है आयरन, ये धातु है। और धातु जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं, इसी पाठ में मैंने समझाया था जब अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म पढ़ा रहा था कि धातु ऑक्साइड यानी धातु होते हैं जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। और धातु ऑक्साइड हमेशा क्षारीय प्रकृति होते हैं। और डंक में क्या है, अम्ल है, और वो कौन सी प्रकृति के हैं, क्षार। और अम्ल और क्षार क्रिया कर क्या बनाते हैं, लवण और जल। क्या बनाते हैं, लवण और जल। आई बात समझ में, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपका। अब चलते हैं अम्लीय वर्षा। क्या चलते हैं, अम्लीय वर्षा। तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, अम्लीय वर्षा क्या होती है, समझना अम्लीय वर्षा के बारे में कि जब वर्षा के जल की पीएच का मान 5.6 से कैसे हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। यानी जब वर्षा का जो जल होता है और उसकी पीएच 5.5 से कैसे हो जाती है, कम हो जाती है। 5.5 से कैसे हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसे क्या कह देते हैं, उससे हम अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। जब वर्षा के जल की पीएच का मान 5.6 से कैसे होता है, कम हो जाता है, तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और अम्लीय वर्षा क्यों होती है, प्रदूषण की वजह से। किसकी वजह से होती है, प्रदूषण की वजह से। क्यों, आजकल वातावरण में देखा होगा आपने, प्रदूषण कैसा हो रहा है, अधिक हो रहा है। और प्रदूषण जो होता है वो हमारे मिट्टी, जो खेतों में मिट्टी होती है, फसल होती है, जीव होती है, वर्षा, सबको क्या करता है, प्रभावित करता है। आई बात समझ में, सबको प्रभावित कर रहा है। आई बात समझ में। तो अम्लीय वर्षा की पहले परिभाषा लिखा देता हूं आपके लिए, फिर देखना आप कि जब वर्षा के जल का पीएच का, जब वर्षा के जल का पीएच मान, जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, 5.6 से कम हो जाता है, तो उसे 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, अम्लीय वर्षा। तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कह देते हैं उसे, अम्लीय वर्षा। ठीक है ना, अम्लीय वर्षा कहते हैं। कारण क्या हो गया अम्लीय वर्षा का, इसमें लिखा देता हूं, एक हेडिंग और डाल लेना, कारण। पीएच का महत्व मैं अभी बता रहा हूं, पहले कारण लिख लेना। कारण क्या है, CO2 गैस, CO2 जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोल देते हैं, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी वायु प्रदूषक गैसों के कारण, जैसी वायु प्रदूषकों गैसों के कारण, वायु प्रदूषक जैसी वायु प्रदूषक गैसों के कारण, वायु प्रदूषक गैसों के कारण अम्लीय वर्षा होती है। आई बात में। और अम्लीय वर्षा जो होती है बहुत हानिकारक होती है। संगमरमर का तो इसे कोड कह देते हैं। संगमरमर जो ताजमहल बना हुआ है, संगमरमर का कोड, इनके लिए तो क्या होती है, अम्लीय वर्षा बहुत हानिकारक होती है, तो इसे संगमरमर का कोड भी कह देते हैं। आई बात समझ में। तो ध्यान देना, इस कार्बन डाइऑक्साइड है, NO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी वायु प्रदूषक गैसों का अम्लीय वर्षा होती है। अब अम्लीय वर्षा हो रही है
तो इसके क्या दुष्प्रभाव हो रहे हैं, यानी जो जलीय जीवों का जीवन कैसा हो जाता है, कठिन हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है, जलीय जीवों का जीवन कठिन हो जाता है, मृदा अम्लीय हो जाती है, पारिस्थितिक तंत्र कैसा होता है, प्रभावित होता है। तो इसके क्या लिख लेते हैं, दुष्प्रभाव। इसमें हेड डाल लेना, दुष्प्रभाव भी लिखा देता हूँ इसी में, समझना, दुष्प्रभाव। तो नंबर 1 क्या है दुष्प्रभाव में, नंबर 1 लिख लेना, मृदा अम्लीय हो जाती है। लिख लेना नंबर 1, मृदा अम्लीय हो जाती है, यानी जब अम्लों की वर्षा होगी तो अम्लीय होगी नहीं होगी, मिट्टी जो है उसमें अम्लों की मात्रा बढ़ेगी नहीं होगी, अम्लीय हो जाती है, मृदा अम्लीय हो जाएगी। नंबर दूसरा है जलीय जीवन, जो जलीय जीव हैं, जलीय जीवों का जो जीवन है कैसा हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, कठिन हो जाता है। जलीय जीवों का जीवन कैसा हो जाता है, कठिन हो जाता है, क्योंकि अम्लीय वर्षा के कारण वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। आई बात समझे। और नंबर तीसरा है पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वो प्रभावित होता है। पूरा ही वातावरण, इकोलॉजी सिस्टम है अपना, पारिस्थितिक जो तंत्र है, पारिस्थितिकी जो तंत्र है, आई समझ, पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो क्या होता है, प्रभावित होता है। पूरा ही वातावरण इससे क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होता है, यानी पूरा अपना वातावरण इससे क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। और संगमरमर को तो इसको क्या कहते हैं, कोड़ कहते हैं, क्षय हो जाता है संगमरमर। आई बात समझ। इसलिए आपने देखा होगा यमुना नदी के किनारे, आगरा में यमुना नदी के किनारे जो ताजमहल बना हुआ है, उसके आसपास जितने भी उद्योग धंधे हैं, जितने भी ईंट भट्टे थे, आगरा और जितने भी आगरा के आसपास की 100 किलोमीटर का जो क्षेत्र था, उसमें जितने भी उद्योग धंधे थे, सबको गवर्नमेंट ने क्या करा दिया, बंद करा दिया, क्योंकि वो ताजमहल को क्या पहुंच रही थी, उसकी हानि। और ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्यों में क्या है, शामिल है कि नहीं, 7 आश्चर्यों में शामिल है, अजूबा है। आई बात समझ। यमुना नदी के किनारे आगरा में स्थित है, वो क्या है, सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। और अम्लीय, अगर वहाँ पर उन कारखानों को बंद नहीं कराते तो क्या होती, अम्लीय वर्षा होती हैं, और अम्लीय वर्षा क्या करती थी, उसको ताजमहल, उससे क्या होता था, क्षय होता था। क्यों, अधिक प्रदूषण होगा, उद्योग धंधे जो कारखाने हैं उनसे क्या होगा, अधिक प्रदूषण होगा, और जब अधिक प्रदूषण होगा तो अम्लीय वर्षा भी कैसी होगी, अधिक होगी, और जब अम्लीय वर्षा कैसी होगी, अधिक होगी, तो ताजमहल को भी क्या होगा, नुकसान पहुंचेगा। तो जब वर्षा के जल की पीएच 5.6 से कम हो रही है तो क्या होगी, अम्लीय वर्षा, और अम्लीय वर्षा से एक लाइन उसने लिखा है, तीसरा पॉइंट, कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। तो पूरा ही पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होगा तो ऐतिहासिक जो इमारत है अपनी ताजमहल, विश्व के 7 आश्चर्यों में जो शामिल है, वो कहाँ से शेष रहेगी। तो पूरा इकोसिस्टम अपना क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। तो इतनी हानिकारक है अम्लीय वर्षा। कैसे बच सकते हैं दैनिक जीवन में, फिर इसका क्या महत्व हुआ, महत्व हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि इससे मृदा अम्लीय हो रही है, जलीय जीवों का जीवन कठिन हो रहा है, पारिस्थितिक तंत्र क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। इतना कुछ हमको जब पता है तो क्या करना चाहिए हमें प्रदूषणों पर नियंत्रण रखकर अम्लीय वर्षा को नियंत्रित किया जा सकता है। क्या करना चाहिए, प्रदूषकों पर नियंत्रण। तो पैराग्राफ चेंज करके लिख लेना, प्रदूषकों पर नियंत्रण रखकर, प्रदूषकों पर नियंत्रण रखकर अम्लीय वर्षा यानी प्रदूषकों पर नियंत्रण रखकर अम्लीय वर्षा को नियंत्रित कर सकते हैं। प्रदूषणों पर नियंत्रण रखकर अम्लीय वर्षा को नियंत्रित कर सकते हैं। तो पीएच का महत्व हुआ कि नहीं हुआ, नियंत्रित कर सकते हैं। पीएच के द्वारा ही तो पता चला है कि कैसी है, हानिकारक है। अम्लीय वर्षा कैसी है, हानिकारक है, और हानिकारक है, पूरा इकोसिस्टम इससे प्रभावित हो रहा है। तो क्या कर रहे हैं, जो प्रदूषक हैं, जो हमारे जैसे उद्योग धंधे हैं, यातायात के साधन हैं, ईंट भट्टे हैं, उन पर हमें रोक न लगानी चाहिए, या ऐसे उनमें जैसे अपनी मोटरसाइकिल ऐसे साइलेंसर करने चाहिए, धुआं का क्या करें, शुद्ध करके निकालें, रिफाइनरी करके निकालें। आई बात समझ में। या नई टेक्नोलॉजी, सौर ऊर्जा से चलने वाले साधन हैं, या सीएनजी या एलपीजी गैस से चलने वाले जो यातायात के साधन हैं, उनको हमें अधिक से अधिक बढ़ावा देना चाहिए। या इलेक्ट्रॉनिक हैं, कैसे इलेक्ट्रॉनिक, उनको हमें अधिक से अधिक बढ़ावा देना चाहिए। तो इन पर हम नियंत्रण क्या कर सकते हैं, अम्लीय वर्षा पर नियंत्रण रख सकते हैं। तो दैनिक जीवन पीएच का महत्व हुआ कि नहीं हुआ, नहीं तो जलीय जीवों के साथ साथ अम्लीय वर्षा होती है, वो मानव को भी प्रभावित कर रही। क्यों, पारिस्थितिक तंत्र में कौन शामिल है, मानव भी खुद शामिल है कि नहीं है, तो पूरा पारिस्थितिक तंत्र ही प्रभावित हो रहा है। आई बात समझ। तो कितने महत्व हो गए, 4। कितने हो गए, 4। नंबर 5वां है
मृदा की पीएच। पांचवा कौन सा है? मृदा की पीएच। मृदा की पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, मृदा की पीएच। तो लिखना मृदा के पीएच का मान ज्ञात करके, यानी मृदा के पीएच, मृदा के पीएच का मान, मृदा के पीएच का मान, मृदा के पीएच का मान ज्ञात करके, मृदा के पीएच का मान ज्ञात करके, क्या करके? ज्ञात करके, यानी जो मृदा है उसके पीएच का मान क्या करते? ज्ञात करके बोई जाने वाली फसल, मान ज्ञात करके बोई जाने वाली फसल, बोई जाने वाली फसल, मृदा के पीएच का मान ज्ञात करके बोई जाने वाली फसल तथा उर्वरक का चयन कर सकते हैं। बोई जाने वाली फसल तथा उर्वरक जो होते हैं, रासायनिक खाद जो हैं, उनका क्या कर सकते हैं? हम चयन कर सकते हैं, तथा उर्वरक का चयन कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। किसका उपयोग करते हैं? मृदा के पीएच का ज्ञात करके कि उसमें बोने वाली फसल कौन सी उत्तम रहेगी। तो मृदा अगर क्षारीय है, अम्लीय है, इसका पीएच ज्ञात कर लिया हमने। आजकल लैब है, हर जिले में लैब बन गई मृदा को चेक करने की। तो मृदा को चेक करके और उसमें हम जान सकते हैं कौन सी फसल उत्तम है। जैसे आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, फसल चक्र को अपनाते हैं, नहीं अपनाते हैं? फसल चक्र अपनाते हैं। कैसे? कि जैसे फसल चक्र आपने देखा हो, एक बार उसमें गेहूं बो देते हैं, दूसरी बार उसमें क्या बोलते हैं? सरसों बोते हैं। एक बार उसमें गेहूं, दूसरी बार सरसों बो दिया, तो क्या हो गया? फसल चक्र हो गया। क्या हो गया? फसल चक्र। फसलों को अदल बदल कर बोना क्या कहलाता है? फसल चक्र के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ? तो मृदा के पीएच का मान क्या, बोई जाने वाली फसल और उर्वरक का क्या कर सकते हैं? चयन कर सकते हैं। और जब चयन हो जाएगा तो क्या होगा? जिससे अच्छी फसल प्राप्त हो सके, जिससे अच्छी फसल क्या हो सके? प्राप्त हो, जिससे अच्छी फसल प्राप्त हो सके। क्या हो सकते? जिससे अच्छी फसल क्या हो सके? प्राप्त हो सके। आई बात समझ में? यानी उत्तम पैदावार हो सके, अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। क्योंकि आज विश्व की जो आबादी इतनी बढ़ गई है कि प्रत्येक आबादी को खाद्यान्न की क्या होती है? अधिक आवश्यकता होती है, और प्रत्येक व्यक्ति को खाद्यान्न उपलब्ध कराना एक चुनौती है। तो हमें ऐसी फसल बोनी चाहिए जो अधिक से अधिक क्या होता हो? उनसे उत्पादन होता हो। और इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मृदा के पीएच का मान ज्ञात करके, मृदा का जो क्या होता है? पीएच होता है, वो ज्ञात करके और बोई जाने वाली फसल तथा उर्वरक का चयन कर सकते हैं, जिससे क्या कर सकते हैं? अच्छी फसल क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये क्या हो गया? मृदा का दैनिक जीवन में क्या हो गया? महत्व हो गया। क्या हो गया? दैनिक जीवन में क्या हो गया? महत्व। कितने महत्व बताए मैंने? 5 हो गए। कितने हो गए? 5। नंबर 1 पेट में अम्लता, नंबर 1 क्या हो गई? पेट में अम्लता। दूसरा क्या है? दांतों का क्षय या दंत क्षय। तीसरा कौन सा हो गया? कीटों का डंक। चौथा कौन सा हो गया? अम्लीय वर्षा। और नंबर 5वां कौन सा हो गया? मृदा की पीएच। कौन सी हो गई? मृदा की पीएच। कि भाई मृदा की पीएच अगर हम ज्ञात कर लें तो उसमें बोई जाने वाली जो फसल है या कितने मात्रा में उर्वरक का उपयोग करना चाहिए, इसका हम चयन करके और क्या कर सकते हैं? अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। कैसी? बहुत अच्छी, एक उत्तम क्वालिटी की हम फसल क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम अपने उत्पादन और अपनी जो आर्थिक आय है, जो उत्पादन है और जो आर्थिक आय है, उसको क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। आई बस में इस तरह दैनिक जीवन में क्या है? मृदा का बहुत अधिक महत्व है। यानी मृदा का, हमारे मृदा में पीएच का महत्व हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि पीएच का दैनिक जीवन में बहुत क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। जैसे आपको मैंने बताया, पेट में अम्लता, एसिडिटी से बचाव, और अपने दंत क्षय, कीटों का डंक, अम्लीय वर्षा, मृदा की पीएच। आई बात समझ में? इस तरह मृदा का हमारे दैनिक जीवन में क्या है? बहुत महत्व है। और अगला टॉपिक है इसमें, दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक। दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक, इनके बारे में नेक्स्ट अगली क्लास में आपको समझाएंगे कि भाई दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक कौन कौन से हैं। तो इसको प्रश्न को आप लिख लेना, जिसमें 6 यौगिक आपको दे रखें, तो उनके बारे में आपको विस्तार से अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक आप इसको नोट करो, याद करो। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है दैनिक जीवन में रसायन, और नोटबुक में इसको नोट कर लेना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। थैंक्स। ओके।